हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं और यहां मैं डिफाइन कर रहा हूं कि एक बोट है और जो भी बोट है ये बोट अभी हमारी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो जो भी बोट है हमारी फ्लोट कर रही है और इस बोट में यहां पे दो पर्सन बैठे हैं, एक है पर्सन ए और दूसरा है पर्सन बी। अब देखो, जो भी बोट है बोट अभी फ्लोट कर रही है और इतना हम लोगों ने 9-10 में पढ़ा है कि कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब है नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 0। अगर मैं इसको बोल रहा हूं एक्स और इसको बोल रहा हूं वाई, तो 9-10 में हम लोगों ने इतनी ये चीज डिस्कस करी है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स उस डायरेक्शन में क्या है, 0 है। अब जो भी बोट है, बोट यहां पे फ्लोट कर रही है। कुछ टाइम बाद इस बोट में एक होल होता है और ये जो होल है, ये होल नोटिस करता है फर्स्ट पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो अपना कुछ लॉजिक लगाता है, अपना माइंड लगाता है और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को क्या बोलता है कि अब इस बोट में होल हुआ है, तो जो होल हुआ है उसके कारण वाटर क्या होगा, अंदर एंटर करेगा और ये बोट हमारी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। क्लियर? तो जो पर्सन ए है, पर्सन ए ने बोट में होल नोटिस किया और जो पर्सन ए है वो अपना लॉजिक यूज कर रहा है और पर्सन ए पर्सन बी को क्या बोल रहा है कि बोट में होल हुआ है, वाटर एंटर करेगा और ये बोट जो रहेगी इट विल सिंक। अब जो पर्सन बी रहता है वो पर्सन ए को रिप्लाई करता है और वो अपना लॉजिक यूज करता है और वो क्या बोलता है कि क्यों ना इस बोट में हम एक और होल क्रिएट कर दें। तब होगा क्या, फर्स्ट होल से वाटर एंटर करेगा और सेकेंड होल से वाटर क्या होगा, बाहर चला जाएगा और जो बोट रहेगी वो हमारी सिंक नहीं करेगी। कि कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि मान लो अगर हम गार्डनिंग की बात करते हैं तो जो गार्डनिंग का पाइप होता है उसमें भी वहां पे क्या होते हैं, 2 होल्स होते हैं। एक होल से वाटर क्या करता है, एंटर करता है और दूसरे होल से वाटर क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो अपना लॉजिक यूज कर रहा है और जो सेकंड पर्सन है वो अपना यहां पे क्या कर रहा है, लॉजिक यूज कर रहा है। अब मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि विच पर्सन इज ट्रू, यानी कौन सा पर्सन यहां पे सही है या विच पर्सन इज करेक्ट, तो अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, समझे? मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों पर्सन में से कौन सा पर्सन सही है, तो हम लोग रिस्पॉन्स क्या देते हैं, हम लोग रिप्लाई देते हैं कि जो पर्सन ए है वो सही है और पर्सन बी यहां पे क्या बोल रहा है, रॉन्ग बोल रहा है। यानी इस केस में अगर होल हुआ है तो ये बोट हमारी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। अब नेक्स्ट चीज आती है कि कैसे तुम्हें मालूम चला, ये हमें कैसे मालूम चला कि पर्सन ए करेक्ट है और पर्सन बी यहां पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि इस यूनिवर्स में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी फिनोमिना हो रहा है तो वो हो रहा है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ नेचर। यानी इस यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज हो रही है या कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो हो रहा है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ नेचर। तो जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में मेनली हम स्टडी करते हैं किसकी, लॉज ऑफ नेचर की। सबसे पहले हमें नेचर के लॉ को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है और एक बार अगर हमें नेचर्स के लॉ का आइडिया मिल जाए तो उसके बाद हम नेचर्स के लॉ को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब नेचर के ऐसे बहुत सारे लॉ हैं। जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया और टेबल अभी मेरा हॉरिजॉन्टल है। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक कैसा है, तो टेबल पे अगर हम एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दें तो ये ब्लॉक कैसा रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 2 घंटे बाद हम फिर से देखने आते हैं इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया है, तो कुछ टाइम बाद अगर हम फिर से नोटिस करेंगे तो ये ब्लॉक हमें कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। अब यहां पे कैसे हम बोलें कि कुछ टाइम बाद अगर हम आके देखेंगे तब भी ये ब्लॉक हमें रेस्ट में दिखाई देगा, तो वो हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि यहां पे एप्लीकेबल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस केस में अगर हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ये ब्लॉक हमेशा कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अब अगले स्टेप में मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस ब्लॉक का क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अब देखो, कोई भी ग्राउंड पे अगर ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हमारा आंसर होगा कि हो सकता है कि ये ब्लॉक रेस्ट में रहे, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये ब्लॉक यहां पे क्या कर जाए? मूव कर जाए। तो अब कैसे हम बोलेंगे कि ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ये ब्लॉक मूव करेगा? तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे वहां पे। तो जब हम किसी बॉडी को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो ग्राउंड क्या करता है? रेजिस्ट करता है, या ग्राउंड अपोजिशन ऑफर करता है, और उस अपोजिशन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं यहां पे। तो जब ब्लॉक को हम स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन वहां पे ब्लॉक के मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। लेकिन फोर्स अगर बहुत ज्यादा होगा तो एक टाइम आता है जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाता है और ये ब्लॉक हमारा क्या कर जाता है? स्लाइड कर जाता है। तो इस केस में अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या ब्लॉक मोशन में रहेगा, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है, पहले ये ब्लॉक टेबल पे था, अब इस ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया और ये ब्लॉक मूव कर रहा है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ये ब्लॉक अलोंग पॉजिटिव एक्स जा रहा है या अलोंग नेगेटिव एक्स जा रहा है, तो हमारा आंसर होता है कि ये ब्लॉक कहां जा रहा है? ये ब्लॉक जा रहा है टुवर्ड्स राइट। अब कैसे हम बोलें कि ये ब्लॉक टुवर्ड्स राइट जा रहा है? तो यहां पे अगेन क्या एप्लीकेबल है? यहां पे एप्लीकेबल है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या डिफाइन करता है? कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो बैलेंस नहीं हुआ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ डिफाइन करता है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा या फिर एक्सेलरेट कर जाएगा। तो इस यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज हो रही है और अगर हम किसी चीज का आंसर दे पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो किसके कारण हम दे पा रहे हैं? वो हम दे पा रहे हैं क्योंकि हमें नेचर्स के लॉ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो जब हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे किसकी? नेचर्स के लॉ की। लेकिन सबसे पहले नेचर्स के लॉ को हमें क्या करना है? डिस्क्राइब करना है या डिफाइन करना है। तो पहला स्टेप आ रहा है कि हमें नेचर्स के लॉ को सबसे पहले क्या करना है? डिफाइन करना है। जब नेचर्स के लॉ को हम डिफाइन कर लेंगे, उसी के बाद उन लॉस को हम लोग क्या करेंगे? आगे अप्लाई करेंगे। अब अगला स्टेप आता है कि अगर मुझे नेचर्स के लॉ को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो नेचर्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं? एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मास, फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन, ये सभी हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी डिवाइस से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आगे हमें जाके नेचर्स के लॉ को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो हेडिंग डालो यहां पे, फिजिकल क्वांटिटी। तो इतना नोट करो और उसके बाद हेडिंग डालो वहां पे फिजिकल क्वांटिटी। अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम नाम देते हैं स्केलर, और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम नाम देते हैं वेक्टर। आगे जाके तुम लोग फिजिकल क्वांटिटी का और भी क्लासिफिकेशन देखोगे, लेकिन अभी हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम केवल दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक को हम लोग बोल रहे हैं स्केलर और दूसरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटीज को हम क्या डिफाइन करते हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी
जिनका केवल मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। और जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में हम किसकी बात कर रहे होंगे, डायरेक्शन की भी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये हो गया ग्राउंड और बोल रहा हूं कि यहां पे एक पर्सन है। तो एक पर्सन है जो ग्राउंड पे है और ये पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो अब मैं एक एग्जांपल क्या ले रहा हूं कि एक पर्सन है और जो भी पर्सन है ही इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20, ही इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड कहला रही है। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब बताओ, जब मैं तुमसे यहां पूछ रहा हूं कि ये पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, बताओ इस डायग्राम से या इस स्टेटमेंट से कहीं पे भी तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? पर्सन अपवर्ड जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है? इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि जो स्पीड होती है वो एग्जाम्पल है किसका, स्केलर क्वांटिटी का। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, स्पीड हुआ, फिर तुम्हारा मास हुआ, तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी जो वहां पे क्या होंगी, स्केलर होती है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है स्केलर का, वो क्या लिया है, स्पीड लिया है। तो जब मैं इस पर्सन की बात करता हूं और मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये पर्सन 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट से या इस डायग्राम से हमें यह पता नहीं चल रहा है कि पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी केस में इसको डिफाइन कर दूं एक्स एक्सिस और इसको डिफाइन कर दूं वाई एक्सिस, और अब मैं साथ में यहां पे बोलूं कि पर्सन इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि जो भी पर्सन है वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पे तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है मैग्नीट्यूड के बारे में और साथ में इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो एग्जाम्पल होता है किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। तो अब ये 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम स्पीड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं उसके डायरेक्शन की। तो अब ये जो 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा, इट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ दिस मैन। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वो ले रहे हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? तो जो फर्स्ट डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में वो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड होगा और जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उनका वहां पे क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस लिखो यहां पे। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है कि मान लो एक कंटेनर है और जो भी कंटेनर है उसमें यहां पे लिक्विड क्या है, फिल है। अब मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस कंटेनर में जो लिक्विड फिल है वो 10 लीटर है। अब बताओ 10 लीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो अगेन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। अब इस कंटेनर में जो लिक्विड फिल्ड है उसका वॉल्यूम यहां पे 10 लीटर है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर में 2 लीटर लिक्विड और हमने ऐड कर दी। तो कंटेनर में पहले से लिक्विड कितना था, 10 लीटर था, और अब मैंने 2 लीटर लिक्विड इसमें क्या कर दिया, फर्दर ऐड कर दिया। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है, 12 लीटर है। और 12 लीटर कैसे आ रहा है, 12 लीटर आ रहा है 10 + 2, तो 10 + 2 12 होता है,
ये होता है सिंपल अर्थमेटिक में। अब इस कंटेनर में 12 लीटर वाटर आ चुका है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस कंटेनर से 4 लीटर वाटर को विड्रॉ कर दिया। तो पहले 12 लीटर वॉल्यूम था और अब मैंने 4 लीटर वाटर क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 12 पहले से था माइनस 4, रिजल्ट कितना आ गया 8 लीटर। अब देखो 10 + 2 12 और 12 - 4 क्या हो गया 8, इसको हम बोलते हैं सिंपल अर्थमेटिक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, स्केलर क्वांटिटीज का जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू सिंपल अर्थमेटिक। क्लियर। स्केलर क्वांटिटी की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा, और साथ में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि जब भी हमें स्केलर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा अकॉर्डिंग टू सिंपल अर्थमेटिक। और सिंपल अर्थमेटिक क्या है, 3 + 4 7 होता है और 4 - 3 क्या होता है 1 होता है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो वेक्टर क्वांटिटी की। मान लो यहां पे ग्राउंड है, इस पे मैंने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। अब इस ब्लॉक पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। ब्लॉक पे मान लो एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस ब्लॉक पे मैंने एक और फोर्स अप्लाई किया, और मान लो ये फोर्स कितने का है 4 न्यूटन का है। तो अभी इस ब्लॉक पे मैं केवल 2 फोर्सेस या 2 फोर्स कंसिडर कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज F1 एंड द अदर फोर्स इज F2। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल का मतलब है कि मुझे 4 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, और तुम लोग बोल रहे हो 7, तो 7 जो होगा वो यहां पे क्या है, इनकरेक्ट है। अगर मैं यहां पे 4 और 3 को ऐड करता हूं, तो हो सकता है 4 और 3 को ऐड करने पे मुझे 1 न्यूटन मिल जाए। यह भी पॉसिबल है कि 4 और 3 को ऐड करूं तो मुझे यहां पे 5 न्यूटन मिल जाए। यह भी पॉसिबल है कि 4 + 3 को ऐड करने पे 6 आ जाए। यह भी पॉसिबल है कि 4 + 3 को ऐड करने पे 7 आ जाए। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं, इससे पहले मैंने क्या बोला कि 10 + 2 12 होता है, 12 - 4 8 होता है। यह होता है सिंपल अर्थमेटिक में। लेकिन मैं यहां पे तुमसे पूछ रहा हूं कि इस ब्लॉक पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों को मुझे ऐड करना है। और यहां पे जब हम 4 और 3 को ऐड करते हैं, तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि 4 + 3 को ऐड करने पे 1 मिल रहा है, या फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि 4 + 3 को ऐड करने पे 5 मिल रहा है। तो अभी तक हम लोग बोलते हैं कि 4 + 3 7 होता है। अब हम तुमसे क्या बोलने जा रहे हैं कि 4 + 3 को ऐड करने पे 5 भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है कि वेक्टर क्वांटिटीज का जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के कुछ लॉ होंगे और उसी लॉ के अकॉर्डिंग इन क्वांटिटीज को हम ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो यहां से अब इसकी डेफिनेशन लिखो। और स्केलर क्वांटिटीज को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड दीज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू सिंपल अर्थमेटिक। अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज की प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, इनका अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो हो रहा है किसी लॉ के अकॉर्डिंग, और उस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर्स। लेकिन देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है और जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, मैंने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और जिसका डायरेक्शन भी है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, कोई फिजिकल क्वांटिटीज
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि वायर है, ये एक वायर है, यह एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया विद अ बैटरी। तो 9-10 हमने पढ़ा है कि बैटरी जो है इट इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट। तो जो बैटरी होगी, बैटरी यहां पे करंट आई सप्लाई कर रही होगी। अब बताओ, करंट की अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड होता है कि करंट को हम क्या डिफाइन करते हैं, करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी पर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन करंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन भी है, और इस केस में इसका डायरेक्शन कहां है, इस केस में इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। तो करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती है। जब हम करंट की बात करते हैं तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं। अब रीजन क्या आता है, क्यों हम बोल रहे हैं इसको, तो ये रिजल्ट तुम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन होगी कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिनका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और साथ में जो वेक्टर्स के लॉ को क्या करेगी, ओबे करेगी। वेक्टर्स के लॉ को ओबे कर रही है, इसका मतलब है कि जब मैं 4 और 3 को ऐड करूंगा तो हो सकता है 1 भी बन जाए। अब जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि यहां पे एक वायर है, इस वायर में 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इस वायर में 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, और ये मेरा एक जंक्शन है, और यहां पे मेरा एक तीसरा वायर जा रहा है। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां पे 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां पे 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहां पे कितना करंट जाएगा, तो आंसर हमारा हमेशा क्या होगा, 4 + 3 7 एम्पियर। क्लियर? यहां से अगर 3 एम्पियर आ रहा है, यहां से 4 एम्पियर आ रहा है, तो जब भी मैं इस वायर की बात करूंगा, इस वायर में हमेशा 7 एम्पियर का करंट जाएगा। इसका मतलब है कि 4 + 3 यहां पे हमेशा क्या देगा, 7 ही देगा। अगर मैं वायर को ऐसे कर दूं, यहां पे 3 एम्पियर, यहां पे 4 एम्पियर, फिर से मैंने यहां पे एक वायर निकाल दिया। अब मैं अगर पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, तो आंसर अगेन हमारा क्या है। अब बताओ, अगर करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती तो जब मैं 4 और 3 को ऐड करता तो रिजल्ट 1 भी बन सकता था, रिजल्ट 4 भी बनता, रिजल्ट 5, ऐसा कुछ आंसर निकल के आता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जब भी मैं 4 और 3 को ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरा केवल 7 ही निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर्स के लॉ को ओबे नहीं करता है। वेक्टर्स के लॉ को अगर ओबे कर रहा होता तो 4 + 3 को ऐड करने पे 7 नहीं मिलता, रिजल्ट एक्चुअली 1, 5, 6, 7 कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। क्लियर ना? तो अब तुम लोग वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन नोट डाउन करो। और वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और जो वेक्टर्स के लॉ को क्या कर रही होंगी, ओबे कर रही होंगी। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकती। क्लियर? तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो एक मेरा स्केलर निकल के आ रहा है, दूसरा मेरा वेक्टर निकल के आ रहा है। और वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्या बोल रहे हैं, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उससे पहले मुझे वेक्टर्स के लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वेक्टर्स मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें वेक्टर क्वांटिटीज को बाद में ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स से। क्लियर? तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनको ऐड कैसे करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और इनको मल्टीप्लिकेशन करने के मेथड्स क्या हैं। तो तब तक पहले, इससे पहले इसको तुम लोग नोट डाउन करो। क्लियर है इतना?